गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का आज की इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारी ये थर्ड मीटिंग है, तीसरी मीटिंग है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन इन ब्लैडर कैंसर। सो हमारे साथ डॉक्टर अखिल कपूर भी जुड़ गए हैं और डॉक्टर अनुज गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सर, आप ओपीडी में टाइम निकाल कर आज जुड़ गए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़े हुए। और आज इस थर्ड ब्लैडर कैंसर मीटिंग सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है, उसके लिए हमें आज मार्गदर्शन करेंगे। सो हमारे साथ संजीव सर भी और हमारे साथ फातिमा जी भी जुड़ चुकी है शायद। जी। सो आज के इस ब्लैडर कैंसर में सभी का स्वागत करते हैं। सो जैसे ही आज आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन इन ब्लैडर कैंसर। फातिमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। थैंक यू फातिमा जी, आपने इस समय निकाल कर अपना मीटिंग से जुड़े हुए। थैंक यू संदीप जी। जी जी जी। सो जैसे ही मीटिंग शुरू होगी, डॉक्टर अनुज और डॉक्टर अखिल हमें मार्गदर्शन करेंगे। फिर एक 4:30 को हम लोग आपके जो भी सवाल जवाब है आप डॉक्टर से पूछ सकते हो। आपके सवाल जो भी है चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा फाइल नंबर के साथ अपना सवाल डालिए और कुछ भी रेलिवेंट ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हो। सो मैं डॉक्टर अखिल और डॉक्टर अनुज से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। सभी का धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर आज हमारी थर्ड ब्लैडर कनेक्ट मीटिंग है और मेरे साथ हमारे डियर कलीग डॉक्टर अनुज भी हैं। तो अब हम लोग आज का मेन टॉपिक डिस्कशन का कि ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन है ये देखने के लिए और ये समझने के लिए ये आज का मीटिंग प्लान किया गया था। तो अभी हमारा प्लान है कि डिस्कस करना कि रुक जाइए। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसा हम लोग कई बार जानते हैं और सुना भी होगा कि ट्रीटमेंट में कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की बात की जाए तो वो सर्जरी का एक ऑप्शन होता है, रेडिएशन का एक ऑप्शन होता है और कीमोथेरेपी का ऑप्शन होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन भी अब आगे जुड़ चुका है। इसके अलावा कुछ टारगेटेड थेरेपी के भी ऑप्शंस होते हैं। अब हम लोग स्टेज वाइज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस स्टेज में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। जब ब्लैडर कैंसर का जब डायग्नोसिस की जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें सिस्टोस्कोपी, मतलब ब्लैडर के अंदर दूरबीन देख के चेक किया जाता है कि बीमारी कहाँ पे है और उससे बायोप्सी दी जाती है। सिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी इसको बोलते हैं। और उसकी जांच के हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ स्कैन्स कराए जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं सीटी स्कैन से हमें आइडिया लगता है कि बीमारी कहीं और पे फैली है कि नहीं। कई बार कुछ सेंटर्स में पेट सीटी कराते हैं, सीटी स्कैन या पेट स्कैन से हमें आइडिया लगता है कि बीमारी कहीं और फैली है कि नहीं, नोट्स में गई है कि नहीं। तो अब जो टेस्ट होते हैं उनके हिसाब से जब हमें पता लग जाता है कि स्टेज क्या है तो आगे बढ़ा जाता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है जो कई बार जो ब्लैडर कैंसर से पीड़ित हुए होंगे या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा हो वो सुने होंगे कि ब्लैडर कैंसर में यानी पेशाब की थैली की एक मसल लेयर होती है, उसमें बीमारी गई है कि नहीं, उससे भी स्टेजिंग का काफी इम्पोर्टेंट पता लगता है। तो अब जब सारा चीज पता लग जाता है, सब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ा जाता है। और कई बार स्टेज 1 के जो कैंसर रहते हैं उसमें सर्जरी की जाती है। उसके बाद कई बार बीसीजी नाम का ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। अब स्टेज 2, स्टेज 3 के जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें बीमारी कई बार मसल लेयर, जैसे मैंने बताया, मसल लेयर तक पहुंच चुकी होती है या आसपास के ऑर्गन्स तक जा रही होती है लेकिन कहीं दूर फैली नहीं होती। इस कंडीशन में दो ट्रीटमेंट ऑप्शन हो जाते हैं। एक ऑप्शन होता है कि ब्लैडर को हमेशा बचाया जा सके, जिसको बोलते हैं कि ब्लैडर प्रिजर्वेशन ट्रीटमेंट। इसके लिए क्या किया जाता है, कीमो रेडिएशन का ट्रीटमेंट, मतलब कीमोथेरेपी और साथ साथ में रेडिएशन ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट के साथ में कीमोथेरेपी, ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। कुछ कंडीशन में जब हमें पता होता है कि ब्लैडर को बचाना सही नहीं होगा और संभव नहीं होगा, उस कंडीशन में सर्जरी का ऑप्शन होता है।
तो सर्जरी के ऑप्शन जब डिसाइड हो जाता है कि सर्जरी करना बेस्ट रहेगा, तब कीमो 4 साइकिल कीमोथेरेपी देकर सर्जरी की जाती है। और जिस कंडीशन में लग रहा है कि ब्लैडर को बचाने की संभावना अच्छी है, बचाया जा सकता है, उस कंडीशन में ब्लैडर में रेडिएशन दिया जाता है, साथ में कीमोथेरेपी दी जाती है। बाद में भी सिस्टोस्कोपी, जो मैंने बताया कि सिस्टोस्कोपी, ये जांच कराते हुए डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या ट्रीटमेंट देना होता है। अब जब मान लीजिए कीमोथेरेपी दी गई, फिर सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद बीमारी के बारे में आया कि बीमारी कितना बची थी, क्या बची थी। उसके लिए अब ऑप्शन होता है बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी का। ये ऑप्शन पिछले 2 सालों में ही ऐड हुआ है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। ट्रीटमेंट जैसा हम जानते हैं कि कैंसर में नित नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते जा रहे हैं, ताकि बीमारी को वापस आने से रोका जा सके। इस तरह के लिए एक एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन आ चुका है, और यदि संभव हो पाता है तो हम लोग आगे कीमोथेरेपी देने के बाद सर्जरी, और सर्जरी के बाद इम्यूनोथेरेपी देते हैं। जिस कंडीशन में सर्जरी प्लान में नहीं रहता है, डायरेक्ट प्लान रहता है कि कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन देना है, उस कंडीशन में डायरेक्टली कीमो रेडिएशन स्टार्ट किया जाता है, और कीमो रेडिएशन के बाद में आगे चेकअप किया जाता है और डिसाइड किया जाता है आगे क्या करना है। यदि बीमारी आगे के स्टेज में कुछ जगह पे फैली हुई दिखती है, तो यदि स्टेज 4 की बीमारी होती है, तो उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, और कीमोथेरेपी के बाद में आगे का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें आगे का ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन रहता है। और ये ट्रीटमेंट होने के बाद में कुछ टारगेटेड थेरेपीज का ऑप्शन होता है, जिसको हम लोग जैसे लंग कैंसर के प्रोग्राम्स में भी सुना होगा कई बार, कि एनजीएस करके एक टेस्ट होता है, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, एनजीएस। उससे पता लगता है कि बीमारी के लिए, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बीमारी में ट्यूमर में क्या म्यूटेशन है, उसके बारे में पता लग सके, और उससे पता लगता है कि कोई टारगेटेड थेरेपी संभव है क्या। और आजकल अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जिनका बीमारी कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी पे प्रोग्रेस हो चुका हो, उसके लिए कुछ एडवांस ट्रायल भी हमारे देश में आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं इन्फोर्टुमा वेडुटिन नाम की एक दवाई है, ईवी, नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ईवी नाम से एक दवाई आ चुकी है, इसका फेज 4 अध्ययन टीएमएच वाराणसी में उपलब्ध हो चुका है। डॉक्टर नुजी उसके पीआई हैं, उसके प्रधान अध्ययनकर्ता डॉक्टर नुजी हैं। तो इस तरह के अध्ययन से क्या होता है कि जो उन मरीजों की बीमारी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पे बढ़ चुकी हो, उनको इस तरह के अध्ययन में इनरोल किया जा सकता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि क्योंकि यदि इस तरह का एडवांस ट्रीटमेंट ना पॉसिबल हो, तो कई बार मुश्किल हो जाता है, और बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। और इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कीमोथेरेपी ऑप्शंस या दूसरे इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शंस ज्यादा कारगर नहीं रहते। तो इस कंडीशन में एक एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हमारे देश में आ चुका है, और अच्छी बात है कि अध्ययन के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध किया जा सकता है, यदि वो उन्होंने पहले कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी रिसीव की हो। अब रही बात ट्रीटमेंट के खर्च की, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट, खासकर इम्यूनोथेरेपी और इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट एक मुश्किल पैदा करता है। तो उसके लिए हमारी पूरी टीम, जो सोशल वर्कर की टीम है, और हमारे ब्लैडर कनेक्ट की टीम, लंग कनेक्ट की टीम है, हमारे पेशेंट्स को हेल्प करती है कि वो किसी कॉस्ट सर्टिफिकेट बना के विधायक कोटा और बाकी कोटा जहाँ भी तरीके से संभव हो फंड्स के लिए अप्लाई कर सकें। उससे फिर हमें आगे पता लगता है कि जिस तरीके से फंड्स आ सके, ताकि हम आगे ट्रीटमेंट बेस्ट कराया जा सके। अब बात ये रही समझने की कि सर्जरी के बारे में हमने सुना, रेडिएशन के बारे में सुना। कई बार मन में भ्रांति रहती है कि सर्जरी ही करानी चाहिए या रेडिएशन ही कराना चाहिए। अब ये इंडिविजुअल मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मरीज की चॉइस भी रहती है। कई बार मरीज, क्योंकि ऑपरेशन जब करके निकाल दिया जाता है बीमारी, तो क्या होता है कि हमेशा के लिए एक थैला लगाना पड़ता है पेशाब के लिए। अब ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसके हिसाब से कई बार मरीज रेडिएशन प्रेफर करते हैं ट्रीटमेंट। तो ये एक ऑप्शन भी हम लोग देते हैं अपने मरीजों को कि यदि रेडिएशन संभव लग रहा है कि रेडिएशन से बीमारी जाने की संभावना हो, तो हम लोग रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी की संभावना रखते हैं। अब बाकी बात रही कीमोथेरेपी के बारे में, आते हैं कि कीमोथेरेपी ओवरऑल हमें पता है कि कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, कीमो से कई बार लोग घबराते हैं, खासकर यूरिनरी ब्लैडर यानी पित्त की थैली की, ये पेशाब की थैली की बीमारी कई बार एडवांस एज में होती है, मतलब 60 साल, 65 साल, 70 साल।
कई बार कम एज में भी होती है, लेकिन कई बार 60 साल से ऊपर की एज में होती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी मरीज का शुगर का, बीपी का, थायराइड का या कोई दूसरे ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उसके साथ में थोड़ी मुश्किल होती है ट्रीटमेंट देने की। तो इसके लिए एक स्पेशल क्लिनिक भी होता है जिसको जेरेट्रिक क्लिनिक बोलते हैं, मतलब उम्र दराज लोगों के इलाज के लिए स्पेशल क्लिनिक एक होता है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम, उसके अलावा फिजियोथेरेपी टीम, डाइटिशियन की टीम, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर और बाकी डॉक्टर्स की टीम भी साथ में रहती है, ताकि मरीज के ट्रीटमेंट का बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिया जा सके। और एक और समझने की बात होती है कि जब इस तरह के मरीज का हम लोग ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि कम से कम साइड इफेक्ट में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन कीमोथेरेपी से जैसा हम जानते हैं कि कई तरह की कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट ज्यादा आने की संभावना रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर है, उसमें जो कीमोथेरेपी है, जेमसेस या जेम कार्बो जिसको बोलते हैं, उसमें साइड इफेक्ट्स होने की संभावना कंपेरेटिवली कम रहती है, क्योंकि ये दवाइयाँ थोड़ी हल्की होती हैं और साइड इफेक्ट कम होता है। कई बार लोग इससे घबराए रहते हैं कि बाल झड़ेंगे, और खासकर लेडीज परेशान होती हैं, तो इस वाली कीमो से बाल नहीं झड़ते हैं, ये एक बड़ा एडवांटेज है। और इससे काफी लोग खुश रहते हैं जब उनको पता लगता है कि कीमोथेरेपी होने के बाद भी बाल झड़ने की संभावना काफी कम है। तो हम लोग जब अपने मरीज को बताते हैं कई बार खुश हो जाते हैं, खासकर लेडीज, क्योंकि एक समाज में कई बार इस तरह का लोग घबराते हैं और चिंतित रहते हैं। तो इस तरह की चीज से वो बच सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है विदाउट प्रॉब्लम के। तो ये बात समझने की है कि जो भी ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा रहा है उसको बारे में ध्यान से समझें, क्या साइड इफेक्ट्स होने पे क्या करना है इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। कई हम लोग अब कोशिश करते हैं कि क्या साइड इफेक्ट आए तो क्या दवाइयाँ लेनी है या क्या करना है, उसके बारे में डिटेल पहले से मरीज को बता सकें। और हमने एक प्रिंटेड शीट भी बना के रखी हुई है जो हम मरीज को ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के साथ में देते हैं, ताकि क्या साइड इफेक्ट आए तो कैसे मैनेज किया जाए उसका डिटेल मिल सके। अब ये बात रही कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट की। अब इम्यूनोथेरेपी क्या चीज है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और इम्यूनोथेरेपी से बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, लंग कनेक्ट की वेबसाइट पे भी मिलेंगे, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे हम नाम के साथ, तो आपको मिलेगा कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कैसे कार्य करती है। उसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में फिर बताता हूँ। इम्यूनोथेरेपी जो ट्रीटमेंट यूजली इंजेक्शन के माध्यम से ही दिया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी लग रही है तो कीमो के साथ साथ में यूजली कई बार ऐड की जाती है, कुछ कंडीशन में कीमो खत्म होने के बाद भी दी जाती है, और कुछ कंडीशन में कीमो के साथ दी जाती है। तो जब इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन का क्या होता है, उसका मेन ध्येय ये होता है कि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके और हमारा शरीर खुद बीमारी से लड़ सके। क्योंकि क्या होता है कि जब कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान में बॉडी की इम्यूनिटी खुद से कम हो जाती है, जिसके कारण बॉडी की क्षमता नहीं रहती है कि कैंसर से लड़ने के लिए। तो इम्यूनोथेरेपी इसी क्षमता को बढ़ाता है, जिसको हम लोग सुने होंगे PD-1 इनहिबिटर, निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, इस तरह की कुछ एडवांस दवाइयां हैं जो इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां हैं, जो इम्यूनोथेरेपी जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं कि वो कैंसर सेल से लड़ सके। अब इम्यूनोथेरेपी एक कॉस्टली दवाई है, तो इसके उससे लोगों को लगता है जब इस तरह का महंगा इलाज कर रहे हैं तो सभी को इससे फायदा होता होगा, तभी इतना महंगा इलाज है। लेकिन ये समझने की बात है कि इम्यूनोथेरेपी से सब सारे मरीजों को फायदा हो ऐसा नहीं होगा, और 100 मरीजों में से 30 से 40 मरीजों को इसका फायदा होता है। अभी तक साइंस इस तरह का है कि हम लोग 100 में से 100 मरीज को फायदा हो जाए ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं बन पाया है। तो एक संभावना होती है, एक परसेंटेज होता है, जैसे मैंने बताया कि 40% मरीजों को फायदा हो सकता है, लेकिन 50 से 60 प्रतिशत मरीजों को फायदा नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि महंगा ट्रीटमेंट चल रहा है तो फायदा होगा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हमारी कोशिश यही रहती है, लेकिन बीमारी का प्रकार ऐसा होता है, और बीमारी का रेजिस्टेंस पैटर्न, मतलब जो कैंसर की बीमारी इस तरीके से बढ़ने की कोशिश करती है कि कई बार बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने के बाद भी बीमारी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। खासकर ये जो पेशाब की थैली की बीमारी एक एग्रेसिव बीमारी होती है और तेजी से बढ़ने का प्रसार होता है इसका। इस कारण से इस पे हम लोग काफी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात समझिए। और इससे बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे हमने बताए,
कि कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी प्लस माइनस इम्यूनोथेरेपी, और इम्यूनोथेरेपी के बाद कुछ अलग तरह के एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी और इस तरह के ऑप्शंस को जैसे हमने बताया, जो ऑप्शन हुआ इन्फोर्टुमा वेलिटिन नाम की दवाई का, कई बार दूसरी तरह की कीमोथेरेपी जैसे डोसीटैक्सिल हुई, पैक्लीटैक्सिल हुई, इस तरह की कीमोथेरेपी के ऑप्शन होते हैं। और जैसा कि बताया एनजीएस में कोई स्पेशल म्यूटेशन आ जाए जिसको एफजीएफआर बोलते हैं, उसमें भी कुछ दवाइयाँ होती हैं एडाफेटिन करके। बट अभी कई ये दवाइयाँ कुछ या तो ज़्यादा महंगी होती हैं या तो हमारे देश में अवेलेबल नहीं होती, तो एक मुश्किल रहती है। तो ये सारी चीज जानने से एक ये आइडिया रहती है कि बीमारी को कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से मैनेज करना है। तो एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, हमें आइडिया लगती है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके। और एक समझने की ये बात होती है कि ट्रीटमेंट जब खासकर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का हो, तो एक पूरी टीम मैनेज करती है इसको। मतलब सिंगल डॉक्टर कभी इस बीमारी को नहीं मैनेज करता। यूरोलॉजिस्ट हो गया, रेडिएशन के डॉक्टर हो गए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हुए, एक एज ए टीम वर्क किया जाता है। जो स्टेज 4 का भी बीमारी हो तो कई बार पेशाब की थैली में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट का चांस रहता है, तो उसमें कई बार इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस तरह की बीमारी में ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें जहां पे इस तरह का टीम पूरी अवेलेबल हो। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि मरीज कहीं बाहर ट्रीटमेंट शुरू कराया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको संभालने की दिक्कत आ गई, इस कारण से मरीज फिर दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें जहाँ पे पूरी टीम वर्क अवेलेबल हो, एक जिसको बोलते हैं एमडीटी या जॉइंट क्लिनिक डिस्कशन वहाँ पे संभव हो। इस तरह के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना बेस्ट रहता है। तो ये रहा ट्रीटमेंट के बारे में एक ओवरऑल आइडिया। आई थिंक अब मैं डॉक्टर अनुज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे के प्रश्नों का भी जवाब दें, और कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट वो ऐड करना चाहें तो डॉक्टर अनुज इसमें ऐड करें। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बहुत अच्छी तरीके से एकदम सही समझाया लोग। और बिल्कुल इसमें सिर्फ एक डॉक्टर का हाथ नहीं होता है, बहुत सारी टीम जैसे सर्जिकल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, डाइटिशियंस, वो सारे जुड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर अनुज से विनती करता हूँ कि हमारा एक सवाल आया है अभी, उसके ऊपर एक बात करते हैं। सवाल है राधिका जी यादव, राधिका यादव जी का। हाँ। सो ऑर्नाटेनिव 80 mg टारगोजिस चल रही है, चलते हुए 35 दिन तक हो गया है। अभी मेरा को पल्स रेट 120 130 का आ रहा है। थोड़ा भी चलने में पर सांस तेज तेज चलने लगती है। सर कुछ बताइए। जी डॉक्टर। देखिए, दवा जो चल रही है इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पल्स रेट बढ़ा हुआ है तो हो सकता है मरीज को अनीमिया, खून की कमी हो, या कुछ हार्ट रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, या बीपी वगैरह भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए हमेशा बेहतर रहेगा कि एक हॉस्पिटल में आके दिखा लें, ठीक है। क्योंकि केवल हार्ट रेट कम करना एक चीज नहीं है, चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। साथ साथ बता रहे हैं कि इनका सांस भी फूल रहा है, तो संभव है कि इनको खून की कमी हो, जो जांच करने के बाद और बीपी वगैरह नापने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से आपसे चिकित्सक जो देख रहे होंगे वो बता पाएंगे। तो इनकी सलाह यही है कि हॉस्पिटल में आके दिखाएं। जी बिल्कुल। और सर दूसरा सवाल है कि टीम ने बिना ऑपरेशन के 3 स्टैम्प ब्लैडर कैंसर सही हो जाएंगे ना सर जी कुछ। नहीं, इनका सवाल मैं समझ नहीं पाया हूँ। हाँ सर, हम भी नहीं समझ पा रहे ये बिना ऑपरेशंस के 3 स्टेप या हाँ, ब्लैडर। मुझे लग रहा है स्टेज 3 की बात कर रहे हैं ये। हाँ शायद ठीक है, स्टेप सी की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जैसा कि डॉक्टर खिल ने बताया है कि जो इलाज करने का तरीका दो तरीके का होता है, या तो हम पेशाब की थैली को बजाते हुए इलाज करें, या पेशाब की थैली को निकाल के फिर एक अलग से पेशाब का रास्ता बना के उसके थ्रू हम इलाज करें, ठीक है। तो इसके लिए केवल स्टेज ही नहीं, मरीज का भी देखा जाना पड़ता है कि मरीज की स्थिति है कि नहीं ऑपरेशन के लायक।
उसके बाद उसके ब्लड पैरामीटर्स क्या हैं, उसको और क्या क्या बीमारी है, शुगर, बीपी, थायराइड, कोई हार्ट की बीमारी है कि नहीं बीमारी है। तो इन सब चीजों को समग्रता से, इन सब चीजों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तब हम बता सकते हैं कि किसी मरीज के लिए बेस्ट क्या है। तो उसमें बेस्ट, सेकंड बेस्ट करके ऑप्शन मरीज को दिया जाता है। अगर एक से ज्यादा तरीके का इलाज का संभावना हो, तो क्या बेस्ट होगा। अगर वो नहीं कर सकता मरीज, या मरीज उसके लायक नहीं है, तो सेकंड बेस्ट क्या है। वो सब चीज होता है जब मरीज को सामने देखते हैं, रिपोर्ट सामने देखते हैं, तब उसके बारे में बताया जा सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि ऑपरेशन का डिसीजन लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सर्जन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, हमें लग रहा है ऑपरेशन करना है, लेकिन सर्जन को ही लग रहा है कि ऑपरेशन नहीं कर हो सकता है, तो फिर उस हमारे और आपके समझने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहली बात तो आपको सर्जन को ये चीज दिखाना होगा कि इनका ऑपरेशन की स्थिति है कि नहीं, ऑपरेशन संभाल पाएंगे नहीं, ऑपरेशन के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट होगा। क्योंकि ऑपरेशन करके निकाल देना एक चीज होती है, ऑपरेशन कितना एक्सटेंड तक होगा, क्या क्या निकाला जाएगा, उसके बाद क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे, उनको मैनेज करने में कितना समय लगेगा, क्या क्या आगे चल के मरीज को दिक्कत हो सकती है, वो सब चीज एक बार समझने के बाद ही बताया जा सकता है कि ऑपरेशन इनका होगा कि नहीं। तो तीसरे स्टेज में ऑपरेशन होता है, नहीं भी होता है, वो इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। जी सर। नेक्स्ट सवाल है। गुड इवनिंग, मेरी मदर को स्टेज 4 मेटास्टिक है। 2 इयर्स तक ट्रीटमेंट हुआ है, अब उनकी किडनी पर इफेक्ट हुआ है। यूरेटर को पैल्विक मास ने ब्लॉक कर दिया है। इस बारे में कुछ किया जा सकता है क्या? देखिए, इसमें जैसा कि बीमारी जो हमारा पेट के अंदर, या फिर जो हम पेल्विस कहते हैं, इसको या तो हिंदी में हम लोग पेड़ू कहते हैं, वो एरिया ना बहुत ही कम स्पेस का होता है ना। जैसे पेट में बीमारी होती है तो स्ट्रेच करता है, हम लोग का पेट, किसी भी मरीज का पेट फूलता है तो उसके पास बीमारी को बढ़ने का एक जगह मिलती है। लेकिन जब वो पेड़ू के अंदर या पेल्विस के अंदर बीमारी होती है, तो उसके पास जगह नहीं रहती है फैलने की। तो वो अंदर की ही चीजों को, अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे पेशाब की थैली हुई, और यूरेटर हुआ, या फिर कई बार बच्चेदानी होती है महिलाओं में, या फिर लैट्रिन का रास्ता आत होती है, उस सब पे दबाव डालता है। तो इस कंडीशन में जैसे कि इनका बीमारी बता रहे जैसे खुद की यूरेटर को उसने चारों तरफ से घेर लिया है। तो ऐसे में क्या होता है ना, एक तो एक चीज होती है कि घेर के उसको दबाव डालना है, और दूसरी चीज होती है कि घेर के उसकी दीवार में भी घुस गया है, और उसके कारण स्ट्रक्चर या फिर उसको पतला कर रहा है। तो दो चीज होती है। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं। अगर बीमारी जैसे इलाज, अगर हमारे पास कीमोथेरेपी या कोई इम्यूनोथेरेपी है, उसको करने से कई बार बीमारी कम होती है, तो वो रास्ता खुल जाता है। नहीं हो पाती है तो स्टेंटिंग एक प्रोसीजर होता है। स्टेंटिंग करके जो सर्जन होते हैं उसको बाईपास कर देते हैं, कोई नली डाल देते हैं पतली से उसके अंदर, जिससे कि वो रास्ता जो पतला हो रहा है दबाव के कारण, वो खुल जाता है। अगर ये भी संभव नहीं होता तो एक पीसीएन कहते हैं, पर क्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। उसमें क्या करते हैं, पेशाब की थैली के बाद गुर्दे से जो पेशाब की नली निकलती है, उसमें वो एक स्टेंट डाल के पेशाब के रास्ते को बदल देते हैं। तो पेशाब जो है वो पेशाब की थैली में ना जाके वो सीधे बाहर आता है। तो इस तरीके से हम बाईपास कर देते हैं पेशाब को। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे कि उस चीज से निजात पाया जा सकता है। लेकिन फिर एक बार डिपेंड करता है कि बीमारी ने कितने लंबे जो यूरेटर को कितनी लंबाई में घेर रखा है, और आगे और दूसरी किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। और तीसरी चीज कि जो दबाव के कारण गुर्दे पे तो कोई असर नहीं आया, मान लीजिए दबाव के कारण गुर्दे पे ही खराब हो गया हो, तो फिर वो सिर्फ चीज करने का मतलब नहीं रह जाता। तो गुर्दा अगर फंक्शनल होगा, गुर्दा अपना काम कर रहा होगा, तो फिर हम ये चीज करके गुर्दा बचा सकते हैं, और जो भी तकलीफ हो रही है उससे हम लोग थोड़ी दिन टेम्परेली हम उस चीज से निजात दिला सकते हैं मरीज को। जी तो सर। नेक्स्ट उम्मीद सवाल करता हूँ की मेरा ओर बढ़। जवाब समझ में आया होगा उनको। हाँ हाँ हाँ। सर नेक्स्ट सवाल है। सर ब्लैडर कैंसर स्टेज 3 का रेडिकल सीटेन में ऑपरेशन हुआ है, साल हो गया है, इसके वापस आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए, पॉसिबिलिटी, देखिए जो भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वो हम अ, जो भी हमारे पुराने शोध हुए हैं उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं कि कितनी संभावना है। ठीक है, तो हम लोग एक परसेंटेज ही लेते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि अगर हमने 100 मरीज को का इलाज किया, तो एक साल बाद कितने मरीज हमारे पास अ, इस बीमारी से मुक्त रहेंगे, 2 साल बाद कितने मरीज इस बीमारी से मुक्त रहेंगे, 3 साल बाद कितने रहेंगे, 5 साल बाद कितने रहेंगे, 10 साल बाद
कितने लोग उन 100 में से इस बीमारी से मुक्त रहेंगे। तो ये तरीका है जिससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो इलाज चल रहा है वो कितना सक्सेसफुल है। तो इस बीमारी में और कैंसर की बीमारी में, ज्यादातर बीमारी में क्या होता है कि शुरुआती जो समय होता है वो ज्यादा रिस्क होता है बीमारी को ब्लड के आने का। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिस्क कम होता जाता है। तो ये जो ब्लैडर का कैंसर है इसमें 3 साल के बाद जो रिस्क ऑफ रिकरेंस यानी वापस पलट के आने का रिस्क जो रहता है वो लगभग 60% के लगभग रहता है। तो इसका मतलब अगर हम 100 मरीज का इलाज कर रहे हैं तो लगभग 60-70 मरीज का दोबारा से 3 साल के अंदर बीमारी पलट के आ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वही चीज है, वो आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि इंडिविजुअल वो हम एक परसेंटेज बता रहे हैं कि इतने मरीज को हो सकता है। अब आप 70 में आते हैं कि 30 में आते हैं, उस फिगर को देख के आपको समझ परेशान नहीं होना है। आपका काम है जो डॉक्टर ने बताया, आपको 3 मंथ पे फॉलोअप पे आना है, अपनी पेशाब की जांच करानी है, जब जरूरत होगी सिस्टोस्कोपी करानी है, स्कैन कराना है। तो वो चीज होता है। ठीक है, ये एक एवरेज होता है। एवरेज एक समझने के लिए किसी इलाज का फायदा नुकसान कितना है वो हम डॉक्टर्स के लिए या केयर गिवर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल मरीज एक आदमी है, उसमें या तो आएगा या नहीं आएगा, कितनों में आएगा कितनों में नहीं आएगा ये सोच के हमें लगता है कि वो थोड़ा सा जान लेगा तो बेहतर है, लेकिन ना जाने तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि विराट कोहली का एवरेज 50 है, तो अगली बार वो बैटिंग करने जाएगा तो 50 बनाएगा कि इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है वो 0 बनाए या हो सकता है 100 बनाए। 50 का आंकड़ा पकड़ के आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो रिस्क ऑफ रिकरेंस है वो पकड़ के आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिंगल मरीज, उसको जानने से कोई बहुत लाभ नहीं है। हम केयर गिवर्स को, डॉक्टर को जानना जरूरी हो जाता है कि कंपेयर करने के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कितना फायदेमंद कितना नुकसानदेह है मरीज के लिए। जी जी, बिल्कुल सही सर, आपने विराट कोहली का उदाहरण बताया एग्जाम्पल। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। अगर बीमारी बहुत फैल गई है और क्योर संभावना ना हो तो घर पर पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर केवल पेशेंट का हम सपोर्टिव केयर कर रहे हैं, जैसे कि कई बार हो जाता है कि बीमारी इतनी बढ़ जाती है या फिर मरीज का शरीर इस लायक नहीं रहता कि हम कोई ऑपरेशन कर पाए या कीमोथेरेपी दे पाए, तो उसको पैलिएटिव केयर या एंड स्टेज केयर कहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ एक विभाग भी है, पैलिएटिव केयर विभाग। तो पैलिएटिव केयर विभाग, जो पैलिएशन का मतलब ही है कि किसी चीज को कम करना, या मरीज की जो भी तकलीफ हो रही है उसको हम पैलिएट करें या उसको पैलिएशन करें या उसको कम करें। तो इसमें जो तकलीफ होती है मरीज को उससे संबंधित हम इलाज देते हैं। कैंसर का इलाज हम नहीं कर सकते, नहीं करते, उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि हमारे पास इलाज ही ना बचा हो, या मरीज उस लायक ना हो कि उसका शरीर इलाज झेल सकता है, या फिर जो हम इलाज जो हो भी वो उतना कारगर ना हो। तो ऐसे मरीज में कई बार क्या होता है कि उनके, पहली बात, कई चीजों का हमें करना रहता है। पहली बात हमें ये देखना है कि मरीज चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है, या मरीज बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। जैसे बहुत कमजोर मरीज हो जाते हैं तो वह केवल अपना नित्य कम करने के लिए, लेटरिन बाथरूम करने के लिए ही जा उठते हैं, बाकी समय बिस्तर पे लेटे रहते हैं। कई बार मरीज की हालत उससे भी खराब रहती है, इवन वो करवट तक नहीं बदल पाते हैं। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि मरीज आपका किस स्थिति में है। मरीज अपना खाना पीना खुद से कर पा रहा है, अपना कपड़ा खुद से बदल पा रहा है, मरीज खुद से लेटरिन बाथरूम जा पा रहा है, या मरीज को लेटरिन बाथरूम करने के लिए भी घर वालों की सहायता की जरूरत पड़ रही है, मरीज करवट भी नहीं बदल पा रहा है। तो हर कंडीशन में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसका तरीका बदल जाता है। मान लीजिए अगर कोई मरीज है जो खुद करवट भी नहीं बदल पा रहा है, उसमें बेड सोर होने के रिस्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसमें एस्पिरेशन, जैसे कि जो कुछ भी लार है, थूक है, पानी पी रहे हैं, वो फेफड़े में जाने का रिस्क हो जाता है। उसको सांस का इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसको पेशाब का और लैट्रिन के रास्ते का इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसको पैर में या और भी जो जगह पे खून जमने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें ये सब चीज देखना होता है। फिर अगर पेशेंट खाना मांग पा रहा है कि नहीं मांग पा रहा है, पेशेंट खाना चाह रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है, पेशेंट खाना खा ले रहा है लेकिन उल्टी हो जा रही है उसको खाने के बाद, तो ये बहुत सी चीजें होती हैं जो देखना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर ऐसे मरीज के ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ एक पैलिएटिव केयर विभाग है। पैलिएटिव केयर विभाग में ना केवल
उनको ताकत की दवाएं, तकलीफ दर्द की दवा, कमजोरी की दवा, उल्टी की दवा दी जाती है, बल्कि उनको जो उनका केयर करना है सांस के लिए, स्किन के लिए, लैट्रिन पेशाब के रास्ते के लिए, बाकी और कोई इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। अगर खाना नहीं खा पा रहे हैं तो खाना कैसे देना है, लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो लिक्विड में क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि कई बार मरीज समझ नहीं पाता, उसको बोला जाता है तरल पदार्थ लेना है, लेकिन कई बार उसका दिमाग इतना चल ही नहीं पाता कि तरल पदार्थ में हम और क्या दें भाई, उसको समझ में नहीं आता कि जूस दाल का पानी के अलावा उसको समझ में नहीं आता है। तो ये हमारे यहाँ पूरी टीम है, डाइटिशियन हमारे यहाँ अलग से हैं जिनका कंसल्टेशन हो जाता है, तो एक तरीके से उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं जो आपको वो बता देते हैं कि इतने बजे आप दाल का पानी दे दीजिए, इतने बजे आप सत्तू दे दीजिए, इतने बजे आप फिर से नारियल पानी दे दीजिए, तो इस तरीके या एकदम या कुछ सूप वगैरह बना के दे दीजिए। तो इस तरीके से एक एक बार मरीज को गाइड कर दिया जाता है, अटेंडेंट को गाइड कर दिया जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमें क्या देना है। दूसरी बात, अगर आपका घर अस्पताल से दूर है तो जैसे कई बार होता है कि हम पैलेटिव विभाग भी 15-15 दिन पे मिलने को कहता है, तो हमारे यहाँ पैलेटिव विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑप्शन है। मतलब आपने यहाँ से दवा लेके गए, आपको कोई समस्या हो रही है तो आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप हमारे जो पैलेटिव टीम है उससे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपने मरीज का दिखा सकते हैं हाल चाल क्या है। अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ और सुधार करने की जरूरत है तो वो कर देते हैं। कुछ दवाएं, ज़्यादातर दवाएं जो होती हैं वो जनरल दवाएं होती हैं, उल्टी की, गैस की, दर्द की, ये सब दवाएं ऐसा नहीं कि हमारे हॉस्पिटल मिलती है, लोकल फार्मेसी मिल जाती है, अगर उनको लगता है तो वो दवाएं भी वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि दवा लोकल में खरीद लें। इसके अलावा कई चीज जो लोकल मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट भी होता है, तो कई बार जो मरीज है वो अपने अगल बगल के नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में करके ले सकता है। दूसरी बात, या कोई नर्स या कंपाउंडर को घर पे बुला के भी कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाना हो तो वो लगवा सकता है, क्योंकि ऐसे मरीज में देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं कि जिन मरीज का हम कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, अगर वो घर पे रहते हैं तो उनका जो जितना भी समय रह रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेटर रहता है, वो ज़्यादा अच्छा रह पाते हैं, घर का खाना मिलता है, घर का उनको हवा मिलता है, घर में उनके नाती पोते बच्चे बहू जो उनके घर के आसपास रहते हैं तो वो ज़्यादा सुकून में रहते हैं बनस्पत कि वो अस्पताल में पड़े रहें, बंद कमरों में पड़े रहें, घर का एक अटेंडेंट है वो भी परेशान है। उस उसमें देखा गया कि ऐसे मरीज घर पे रह के ज़्यादा अच्छा समय निकाल पाते हैं और अपने परिजन के बीच रहते हैं, तो उनको ज़्यादा जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। इसके अलावा मैंने बताया कि पैलिएटिव केयर विभाग है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा रहती है, और लोकल डॉक्टर कंपाउंडर नर्स का आप कभी भी मदद ले सकते हैं। इवन कई बार लोकल डॉक्टर कंपाउंडर से भी वो हमारे डॉक्टर की बात करा देते हैं, जिससे हम उनको भी गाइड कर देते हैं। जी बिल्कुल सही डॉक्टर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि बीमारी अगर फैल ही गई है तो इसको कैसे कंट्रोल करें, या घर पे पेशेंट ने क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। आई थिंक और एक सवाल आया है। अल्क प्रदीप भागत, लॉर्लाटेनिब 100 mg कंटिन्यू ट्रायल फेस, अल्क वाराणसी क्या है अभी। आई थिंक इनका सवाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशान जी, अगर आप हमारी मीटिंग सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सवाल आप अच्छे से पूछ सकते हैं। हाँ आई थिंक सर। नहीं, लॉर्लाटेनिब का जैसे अभी हमारे यहाँ कोई ट्रायल तो नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब ट्रायल का यूजली जो भी हम ट्रायल करते हैं तो जैसे महंगी दवाएं या नई दवाएं आती हैं तो उसमें ज़्यादातर मरीज, मतलब ज़्यादातर क्या मान के चलिए कि दवाएं हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है, लेकिन जो लॉर्लाटेनिब दवा है ये इस्टेब्लिश दवा है, और इसमें अभी कोई हमारे अभी क्या कहीं भी कोई ट्रायल चल नहीं रहा है, तो मरीज को दवा खुद से ही लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़, कुछ सपोर्ट प्रोग्राम आता है, ये तो आपको पता होगा, कुछ सपोर्ट प्रोग्राम आते हैं जो कंपनी खुद देती है, तो उसमें लॉर्लाटेनिब के लिए एक सपोर्ट प्रोग्राम है। उसके लिए बेहतर रहेगा कि वो हॉस्पिटल में आके, अगर उनको नहीं उसका लाभ मिल रहा तो वो उसमें अपना नाम वगैरह लिखवा के कुछ सपोर्ट प्रोग्राम जो कंपनी का है उसका वो लाभ ले सकते हैं। बाकी ट्रायल कोई अभी ऐसा नहीं चल रहा है लॉर्लाटेनिब का। जी सर। इनका जो नेटवर्क इशू होने की वजह से कोई बात नहीं। अगर नेटवर्क इशू है तो आप बाद में यूट्यूब पर जाकर हमारी इस मीटिंग को दोबारा सुन सकते हो। ब्लैडर कैंसर इंडिया करके हमारी लिंक है, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करोगे तो आज की ये मीटिंग या इसके पहले जो भी मीटिंग है वो आप मीटिंग सुन सकते हो, और आपके सवाल का जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। डॉक्टर अनुज, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इन सवालों के चलते चलते मेरा एक थोड़ा सा पेशेंट रिलेटेड समझ कर चलिए या पर्सनल समझ कर
कि मान लो पैलेटिव ऑप्शन नहीं है या ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर कुछ नहीं है, क्या हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कुछ ऐसा थर्ड ऑप्शन कर सकते हैं क्या, या कुछ देखिए ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं? हम्म, देखिए जैसे जो भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक या एलोपैथिक है, सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक ये है ना कि हमारे पास कोई सिस्टमेटिक तरीके से इनका कोई ट्रायल नहीं हुआ है, जैसे कि हम लोग एलोपैथ में करते हैं कि हम उसको प्रॉपर, हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज हैं इंडिया में, जैसे डीसीजीआई हुआ, आईसीएमआर हुआ, या उसके बाद एथिकल कमिटीज होती हैं हर हॉस्पिटल में, जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती हैं कि कोई नई दवा आ रही है, कोई दवा किसी इंडिकेशन में हो रहा है, तो उसका हम लोग बकायदा ट्रायल करते हैं 1000 2000 मरीज के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि उसका फायदा नुकसान क्या है, फायदा ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा है या फायदा है ही नहीं। उसके बाद हम वो चीज़ सारे मरीजों के लिए गाइडलाइन मिलाते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है बाकी पद्धतियों में कि ऐसा कोई प्रॉपर तरीका नहीं है जो वो लोग कंडक्ट करके इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो कि हम रिफर करके बता सकें हाँ ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। और दावा करने वाले बहुत हैं। अगर आप किसी आयुर्वेद होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो बता देगा कि हम सही कर देंगे। अगर आप एलोपैथ में आएंगे तो वो बताएगा आपको कि नहीं, आपका इस स्टेज का बीमारी है, इसका हम इतना परसेंट सक्सेस रेट है, इसको हम कीमो देंगे, सर्जरी करेंगे, उसके बाद पलट के आने का रिस्क कितना है, ये सब आपको एलोपैथ में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी किसी और पद्धति में जाएंगे तो कहेगा कि नहीं हम 100% सही कर देंगे। वो अपना और दो चार केस खोल के दिखा देगा कि हमने इनको सही किया, इनको सही किया, इनको सही किया। और अगर आप उससे पूछेंगे कि वो कैंसर था भी कि नहीं, तो उसने एक बायोप्सी भी नहीं कराया होता है ये जानने के लिए कि जो उसने ट्रीट किया वो कैंसर था कि नहीं। आयुर्वेद में सबसे खराब एक्सपीरियंस होता है, लोग बच्चेदानी की गांठ को सुखा देते हैं और कहते हैं कि हमने कैंसर सही कर दिया, जबकि वो कैंसर होता ही नहीं है, वो साधारण गांठ होती है जो कि हार्मोन रिलेटेड होती है। और अगर कोई जाता है मरीज तो वो उसी को दिखाते हैं कि यह देखिए बच्चेदानी में गांठ थी, हमने सही कर दिया। कई मरीजों खुद का एक्सपीरियंस भी होगा, कहीं गए होंगे, तो उनका दावा बड़ा बड़ा रहता है। नो डाउट दवाएं होंगी उनके पास, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे डॉक्टर वैद होंगे भी उनके पास, लेकिन वो अच्छे डॉक्टर हैं, वो क्या दवा दे रहे हैं, वो दवा जो दे रहे हैं आप उनको कहीं से क्रॉस चेक नहीं करा सकते। ठीक है, कोई उनका कोई प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता, कोई गाइडलाइन, कोई बुक, कोई गूगल ऐसा कुछ नहीं कि आप जाके चेक कर लें कि वो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। कई बार पुड़िया देते हैं, पुड़िया में वो एलोपैथ की दवा दे रहे हैं, कुछ भस्म दे रहे हैं कि स्टेरॉइड दे रहे हैं या उनकी खुद की दवा दे रहे हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो जब तक, हमारा कहना है कि जब तक बीमारी एलोपैथ में इलाज है तब तक हम लोग कभी नहीं कहते कि आप किसी और पद्धति में जाएं। हाँ, अगर जब हमें पता चल गया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब हमें पता है कि अब हमारा इलाज के लायक शरीर नहीं है, तब हम मरीज को खुद ये ऑप्शन देते हैं कई बार कि अगर आपकी श्रद्धा हो कहीं पर तो आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि भाई मरीज का जो परिजन है वो उसका इकलौता है, वो एक बार चला जाएगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब तक हमारे पास समर्थ रहता है एलोपैथ में गाइडलाइंस है, तब तक हम मरीज को अपना ट्रीटमेंट देते हैं। और बस हम ट्रीटमेंट साथ कहते हैं कि दो तरीके की पद्धति को मिक्स ना करें, क्योंकि वो क्या दे रहा है वो हमें पता नहीं है, तो कई बार क्या होता है फायदा तो नहीं होता, उस चीज का नुकसान हो जाता है। उसकी भी जो टॉक्सिसिटी है, साइड इफेक्ट है, और हमारी भी टॉक्सिसिटी मिल जाती है, तो पता चलता है मरीज हमारा इलाज बंद कर दिया है या फिर हम खुद अपना इलाज नहीं दे पा रहे टॉक्सिसिटी के कारण। इसलिए हम मिक्स करने को नहीं कहते हैं कि आप हमारा इलाज भी करें वो भी इलाज करें, लेकिन मान लीजिए अगर हमने कह दिया नहीं अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आपका सेवा ही कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग खुद मरीज से कहते हैं कि अगर आपका किसी और चीज में विश्वास है या आपको लगता है कि कोई चीज और ट्राई करना है तो वो स्वतंत्र है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज भी होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कि हॉस्पिटल्स और टाटा इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्था, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक्चुअली ये सवाल बाकी के लोगों के लिए भी था कि ताकि किसी को कुछ सीख मिले, और जो ट्रीटमेंट हमारी प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, तो उसी मेडिसिन को लेके, उसी ट्रीटमेंट को लेके आप आगे अपनी उपचार पद्धति जारी रखिए। डॉक्टर अनुज, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ। आप आज आपने इस हमारी थर्ड ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के लिए फिर से ओपीडी में टाइम निकाल कर हमारे साथ जुड़े, और हमारे जो मरीज है, दोस्त है, पेशेंट्स है, उनके आपने काफी अच्छे से सवालों के जवाब दिया, और बहुत कुछ सीखने सुनने मिला आपके इस सवाल जवाब से। तो मैं वंस अगेन ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और यहाँ पर जो मेरे दोस्त बैठे हैं बड़े स्क्रीन में, और बहुत सारे
क्या आप लोग उन्होंने भी सुना है हमारी इस मीटिंग को, और डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा। और आज हमारे बीच विवेक सर और फातिमा जी जुड़ी हुई है। सो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वह हमारे दो शब्द इस मीटिंग को लेकर व्यक्त करें। विवेक सर। फातिमा जी, आप अपना थोड़ा दो शब्द इस मीटिंग को लेकर शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू संदीप जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने डॉक्टर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। और जैसे कि हमें पता है कि ये सर्वाइवर मंथ है, तो मैं ऊपर वाले से यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सर्वाइवर्स हैं, जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, सबको ऊपर वाला स्वस्थ और निरोगी जीवन दे। और आप सब ये सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग का बेनिफिट उठाइए, और हमारे डॉक्टर्स के थ्रू जो भी आपको अच्छी अवेयरनेस और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका लाभ उठाइए। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। और मैं उसी के साथ साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो हमारे डॉक्टर्स, उनका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ हमारी इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग की ओर से। और जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज करने के लिए हमें हेल्प किया, अनुराग, अंतिमा, सुचित, मीता, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों, इसी तरह से हर महीने के फर्स्ट बुधवार, यानी कि हर महीने के पहले बुधवार में हमें इस ब्लैडर सपोर्ट मीटिंग में जुड़ना है, और इसी धीरे धीरे इस मीटिंग को आगे बढ़ाना है। और जितने भी लोग ब्लैडर कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, उनको इस मीटिंग के जरिए उनको सहायता और हेल्प पहुंचानी है, यही इस मीटिंग का उद्देश्य है। सो सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाल कर हमारे इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जुड़े और आज इस विषय को सुना। सो अगले महीने मिलते हैं 2 जुलाई को, यानी कि जो भी हमारे पहले बुधवार आएगा, वेनेसडे। सो हम उसके पहले आपको जरूर सूचित करेंगे और मैसेज भेजेंगे। सो हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए और इस सपोर्ट ग्रुप को और बढ़ावा दीजिए, और इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप का फायदा लीजिए। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।